थॉमस एल्वा एडिशन के नाम से पूरी दुनिया वाकिफ है। और एडिसन महोदय ने क्या खूब बात कही है कि किसी भी सफलता में योगदान प्रतिभाओं का अगर देखा जाए तो केवल 1% होता है, बाकी सफलता 99% श्रम से आती है, परिश्रम से आती है। तो आपका सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इंसेप्शन के लाइव क्लासेस में। इंसेप्शन जीएस क्लासेस में मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला आप सबको हार्दिक नमन करता हूं। बच्चों, आप सभी ने इतना प्यार और सम्मान दिया जिसके कारण मेरा भी एक उत्साह बढ़ा है और मैंने ये एक प्रतिबद्धता दिखाई है, मैंने कमिटमेंट किया है कि आपके लिए ये सिलसिला जो मैंने शुरू किया ये आपके सफलता तक जारी रहेगा। जब तक आप सफल नहीं तब तक ये मिशन विश्राम नहीं करेगा। यही कारण है कि आज मैंने अपने क्लास की शुरुआत सबसे पहले थॉमस एल्वा एडिसन के इस सूत्रवाक्य से की कि सफलता में 99% योगदान श्रम का होता है। और यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध है। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में मैं बात करूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं बात करूं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में वही अभ्यर्थी सफल होते हैं जिनके परिश्रम में निरंतरता है, कंटिन्यूटी है और जो बहुत अनुशासित तरीके से लगातार अभ्यास कर रहे हैं। आज नहीं तो कल परिणाम आपके अनुकूल होगा, परिणाम आपके पक्ष में होगा। तो आप उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं जिसके लिए आपने इरादा बनाया, जिसके लिए आपने प्रयास शुरू किया है। उसमें मैं भी अपना अंश मात्र योगदान देने के लिए आप सबके साथ जुड़ चुका हूं। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक नमन है। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग, जैसा कि आपका टाइम टेबल बना हुआ है कि सप्ताह के 3 दिन इतिहास पढ़ेंगे और बाकी सप्ताह के 3 दिन हम लोग भूगोल पढ़ेंगे और रविवार के दिन उसी पर आधारित प्रश्नों का एक सिलसिला देखेंगे। तो आज सप्ताह का पहला दिन, एक नया सप्ताह शुरू हो रहा है जिसमें हम लोग सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन और बुधवार के दिन चूंकि इतिहास की क्लास करेंगे, तो आज मंडे के दिन आपके लिए हिस्ट्री की क्लास का अगला लेक्चर आगे बढ़ेगा। तो पिछले 2 लेक्चर में आपने हिस्ट्री में कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी, पाठ्यक्रम आपने अपना जाना था, आपके सिलेबस को मैंने समझाया था और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं एक एक चैप्टर लेकर आगे बढ़ूंगा। मैं कोई जल्दीबाजी में नहीं हूं, कोई हड़बड़ी में नहीं हूं। मेरा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आपका पाठ्यक्रम पूरा कर दूं, मैं पूरा थ्योरेटिकल फॉर्म में आपके पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, फैक्ट भी आपको मिले, बहुत विस्तार से ये सेशन चलाने वाला हूं। और यदि आपकी एक चिंता है कि सर पाठ्यक्रम पूरा कैसे होगा, तो आने वाले दिनों में आपका ये लाइव सेशन बढ़ने भी वाला है। संभवतः आपके लिए शायद पॉलिटी का भी एक सेशन स्टार्ट कर दूं। तो जब आप 3 विषय एक साथ पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है अगले 3 महीने में आपके तीनों विषय बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं। तो अगर दिसंबर में परीक्षा संभावित भी है तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके जीएस का एक बड़ा हिस्सा वो इसी प्लेटफॉर्म पर तैयार हो जाएगा। लेकिन बच्चों, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आप अब यहां ध्यान रखें कि टीयर 2 परीक्षा में भी जीएस की भूमिका अहम होने जा रही। तो जो भी टीयर 1 की तैयारी में लगे हैं, वो चाहे बिगनर ही क्यों ना हो, वो माइंड मेकअप कर लें कि हमें आगे भी जीएस की पढ़ाई को कंटिन्यू रखना होगा, क्योंकि टीयर 2 परीक्षा में भी उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए मैं आपको बहुत विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। और इसके साथ साथ मैंने एक कार्य योजना और तैयार की है कि आपके टीयर 1 की तैयारी का एक रास्ता है कि क्रैश कोर्स टाइप का, यानी बहुत संक्षिप्त यहां पर सारी चीजों का रिवीजन हो जाए, एमसीक्यू के फॉर्म में रिवीजन हो जाए, यहीं पर लाइव सेशन आपके लिए दे दूंगा। तो आप उसको चिंता ना करें कि टीयर 1 से पहले कैसे हम तैयारी कर लेंगे। उसके लिए एक टेंटेटिव डेट सामने है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने वर्क प्लान को मॉडिफाई करते रहेंगे। यदि परीक्षा विलंब होती है तो इस सेशन का आपको लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि आप बहुत विस्तार से इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं लेक्चर नंबर 3 जीएस के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हिस्ट्री पर आगे बढ़ूं, उससे पहले आपको ये बता दूं कि पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो चलिए एक बार यहां पर आते हैं। सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप पहला अध्याय देखते हैं। तो मैंने पहला अध्याय शुरू किया था, आपका चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, सोर्सेज टू नो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साधन। यहीं से आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है।
यानी जो आपका पूरा पाठ्यक्रम है उसमें जो पहला भाग आपका इतिहास है उसके दो हिस्से हैं, एक भारत का इतिहास, एक विश्व का समकालीन इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड कंटेम्परेरी हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में भी आप तीन अलग अलग सेगमेंट में पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक एंशिएंट इंडिया, एक मेडिवल इंडिया और एक मॉडर्न इंडिया। तो अभी हम लोग एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत के पहले अध्याय पर हैं और आज यहां पर यह कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से इसका यह तीसरा लेक्चर है, क्योंकि जो जीएस का पहला लेक्चर आपका हुआ था वो संपूर्ण जीएस के पाठ्यक्रम पर आधारित था। तो अब इतिहास पर ही आपका तीसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग भारतीय इतिहास के अध्ययन स्रोतों पर बात कर रहे थे। तो एक नजर डालते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने अध्ययन किया इतिहास, अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ एवं परिभाषा। हिस्ट्री, मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन से हम लोगों ने शुरुआत की थी। उम्मीद करता हूं कि आपको याद भी होगा, कुछ बेसिक बातें इसमें बताई थी। फिर इसके बाद आगे हम लोगों ने पढ़ा वर्तमान में, अतीत के अध्ययन की प्रासंगिकता यानी रिलेवेंसी ऑफ स्टडी ऑफ पास्ट इन प्रेजेंट तो दो चीजें आपको मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ाई थी कि पास्ट के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसका प्रेजेंट में क्या रिलेवेंसी है, वो क्यों रिलेवेंट है। तो इस बारे में आपको कुछ बातें मैंने समझाई थी कि वर्तमान की कई समस्याओं की जड़ अतीत में मौजूद है, यानी जो हम प्रेजेंट टाइम में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उस संदर्भ में हमें अपने पास्ट को देखना होगा। चाहे इंडो चाइना इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो या इंडो पाक इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो या इंडिया में कम्युनल राइट्स हो, हिंदू मुस्लिम राइट्स की बात करें हम, इन सभी मुद्दों पर आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम अतीत में झांक कर देखें, पास्ट में जाकर देखें, तो हमें इसकी गहरी समझ मिलेगी, इसका कारण बहुत अच्छे से समझ में आएगा और तभी हम इन समस्याओं का बहुत बेहतर ढंग से समाधान कर सकेंगे। तो कई संदर्भों में अतीत के बारे में जानकारी लेना बहुत प्रासंगिक होता है और खासकर कहते हैं जो अपने अतीत को नहीं जानता उसका वर्तमान और भविष्य सुरक्षित नहीं होता है। तो इसलिए आपने ये दो टॉपिक इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़े भी थे। फिर इसके बाद आगे हम लोगों ने इसमें क्या डिस्कस किया, अतीत को जानने के साधन, अतीत को जानने के साधन यानी सोर्सेस टू नो आवर पास्ट
और इसके अंतर्गत आपने ये पढ़ा कि मुख्यतः इसमें 3 तरह के स्रोतों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। दूसरा इसके अंतर्गत हमने देखा साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, और इसी में हम तीसरा जोड़ सकते हैं विदेशी ग्रंथ। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि विदेशी ग्रंथ को हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत भी रख सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक साहित्य ही है। तो विदेशी ग्रंथ यानी फॉरेन टेक्स्ट। फॉरेन टेक्स्ट, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहां पर आप कह सकते हैं कि अतीत को जानने या इतिहास को जानने के 3 महत्वपूर्ण साधन हैं। पुरातत्व है, आर्कियोलॉजी है, साहित्य है, लिटरेचर है, और फॉरेन टेक्स्ट है, जिसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने रखे थे। जैसे मैंने कहा एक ग्रीक राइटर है मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नाम की बुक लिखी, या फिर ऐसे ही बहुत सारे अदर सोर्सेज हैं, चाहे वो चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में आए हो, उन्होंने कुछ टेक्स्ट लिखे हो, या फिर इसी तरीके से कोई अरबिक टेक्स्ट हो या कोई पर्शियन टेक्स्ट हो। तो भारत के इतिहास के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी विदेशी स्रोतों से भी मिलती है। तो कुल मिलाकर ये 3 टॉपिक आपको इस अध्याय में तैयार करना है, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक तैयार कर रहे थे पुरातात्विक स्रोत। तो चलिए एक बार उसी पर आगे बढ़ते हैं, आते हैं पुरातात्विक स्रोत पर। देखिए, पुरातात्विक स्रोत पर आने से पहले आपको यह जानना था कि आर्कियोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको पता ही होगा। मैंने क्या कहा था कि हमारे पृथ्वी के धरातल के नीचे, यानी जो हमारा अर्थ सरफेस है, इसके नीचे बहुत सारे पुरा अवशेष दबे पड़े, बहुत सारे भौतिक अवशेष दबे पड़े हैं, यानी फिजिकल रिमेन्स यहां पर एक सेडिमेंट्स की तरह मौजूद हैं। और ये जहां पर दबे पड़े हैं, धरती का वो भाग थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, यानी अपलिफ्टेड लैंड पोर्शन होता है, जिसे हम माउंड कहते हैं, जिसे हम टीला कहते हैं। तो इन टीलों की खुदाई की जाती है, इनका एक्सकैवेशन किया जाता है, और इनको एक्सकैवेट करके, इनकी खुदाई करके उन अवशेषों को बाहर निकाला जाता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जमीन के नीचे खजाना दबा पड़ा है, और उसे यहां पर खोद कर बाहर निकाला गया, उसको एक तरीके से एक्सकैवेट किया गया, डिगिंग करके बाहर लाया गया। और ये सारे काम जिस विज्ञान के तहत होते हैं, उसी को हम कहते हैं पुरातत्व। तो पुरातत्व एक विज्ञान है, एक साइंस है, जो भूगर्भ से इस तरह के भौतिक अवशेषों को बाहर निकालकर उन पर अध्ययन करता है, और इतिहास की पुनर्रचना में इससे बहुत सहायता मिलती है। यानी जब हम किसी भी कालखंड के इतिहास की जानकारी जुटाते हैं, किसी भी टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में कोई भी नॉलेज अटेन करना चाहते हैं, तो इस तरह के फिजिकल रिमेन्स को डग आउट करना और फिर उस पर रिसर्च करना, इसके लिए एक विज्ञान का सहारा लिया जाता है, जिसे पुरातत्व कहते हैं। तो ये आप डिफाइन कर सकते हैं नाम से ही, पुरा मतलब पुराना, और तत्व मतलब यहां भौतिक अवशेषों से है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस कार्य में जिम्मेदारी निभाने वाला एक सरकारी विभाग है, जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। इस पर मैंने आपसे कुछ प्रश्न भी अभी पिछले टेस्ट में पूछा भी था, जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, इसका फाउंडर किसे माना जाता है, या फिर फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं, जो आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़े भी। फिर इसके बाद यहां पर हम लोग आगे बात कर रहे थे, पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन से भौतिक अवशेष शामिल हैं, कौन कौन से भौतिक पुरावशेष शामिल हैं। तो इसमें एक टर्म मैंने यूज किया था, अभिलेख, यानी इंस्क्रिप्शंस।
इंस्क्रिप्शंस, फिर इसी तरीके से सिक्के, सिक्के यानी क्वाइंस, फिर इसी तरीके से स्मारक यानी मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट्स, और फिर चित्रकलाएं। चित्रकलाएं प्राचीन काल की यानी पेंटिंग्स। तो मुख्य तौर पर जब हम पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो वैसे तो इसकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है। इसमें यहां पर मोहर भी हो सकती है, बर्तन भी हो सकते हैं, स्टोन टूल्स भी हो सकते हैं, पत्थर के औजार, या फिर इसी तरीके से मेटेलिक टूल्स हो सकते हैं यानी कि जो धातुओं के बनाए गए औजार हैं, या अन्य बहुत सारे पुरावशेष। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से या इतिहास में जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां पर अभिलेख, सिक्के, स्मारक और चित्रकलाएं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासकर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जनरल एग्जाम में यानी जो एसएससी का एग्जाम है उसमें आप पाएंगे इन्हीं में से ज्यादातर प्रश्न बनाए जाते हैं। तो अभिलेखों पर बात शुरू हुई थी और अभिलेखों पर आपको कुछ बातें मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका था। इंस्क्रिप्शंस क्या है, यानी उत्कीर्ण लेख को ही कैसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, किस पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, यानी इंस्क्राइब्ड किस पर किया जाता है, ये सब बातें आप सब पढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहां पर हम लोग यहां उस चीज पर बात करेंगे जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था। तो भूले तो नहीं है, मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, वो करके आए होंगे। नहीं करा है तो नोट्स बना लीजिएगा साथ में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो। और मैंने आपको एक काम दिया था, एक टास्क दिया था कि आपका यहाँ छुट्टी का दिन होता है संडे का, भले ही आप रात में मेरे साथ टेस्ट में लाइव थे, लेकिन पूरे दिन आपने पढ़ाई लिखाई की होगी अगर, तो वो टास्क भी आपने पूरा किया होगा। याद आया? चलिए, नहीं याद आया तो मैं आपको बताता हूं। मैंने प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों पर आपसे कहा था पढ़कर आइएगा। तो हेडिंग डालिए अपने नोटबुक में, लिखिए प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण अभिलेख। प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण अभिलेख। इंपॉर्टेंट inscriptions of ancient India. Of ancient India. तो इसमें कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस हैं जरा उसे देखा जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। सबसे पहला आपको दिया था, करके आइएगा, वो था प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। देखिए, दरअसल यहां पर जो एक टर्म आया है प्रशस्ति, ये होता क्या है? अगर प्रशस्ति की मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर? दरअसल जो प्रशस्ति शब्द है, अगर आप देखें तो ये जिस टर्म से बना है वो टर्म है प्रशंसा। प्रशंसा यानी इयोलॉजी। तो इयोलॉजी या प्रशंसा मतलब किसी की बड़ाई करना। तो यहां पर एक तो टर्म इससे बना है, दूसरा प्रयाग आप जानते ही हैं एक स्थान का नाम है, ये एक प्लेस है। और आज की तारीख में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट था उत्तर प्रदेश में, अब उसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज जिला है, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर गंगा नदी के घाट पर आप देखेंगे किला बना हुआ, एक फोर्ट बना है जिसका नाम है इलाहाबाद का किला।
इलाहाबाद का किला। ठीक है, अब ये किला मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये किला किसके द्वारा बनवाया गया, ये फोर्टिफिकेशन किसने किया, तो मुगल बादशाह अकबर के समय में गंगा नदी के किनारे यह किला बना था। अब हालांकि इसी इलाहाबाद जिले का नाम है प्रयागराज जिला, जो मोदी गवर्नमेंट ने नाम चेंज कर दिया, आप सबने करंट अफेयर्स में पढ़ा ही होगा। तो ये जो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर एक स्थान है कौशाम्बी। कौशाम्बी नाम की एक जगह से ये अभिलेख मिला। दरअसल ये प्रशस्ति एक अभिलेख है जो पत्थर पर खुदा हुआ है, यानी स्टोन पर इंस्क्राइब्ड है, पत्थर पर उत्कीर्ण, पत्थर के स्तंभ या पाषाण स्तंभ पर यह उत्कीर्ण है। पाषाण स्तंभ पर उत्कीर्ण है। ठीक है, तो ये पाषाण स्तंभ पर, पहले ध्यान से सुन लीजिए, मैं इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दूंगा, डोंट वरी। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि एक इंस्क्रिप्शन है, एक अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति, और ये पाषाण स्तंभ पर एक पिलर पर इंस्क्राइब्ड है, लिखा हुआ है, और इसमें प्रशंसा किसी की गई है, इसीलिए इसको प्रशस्त नाम दिया। उसकी बड़ाई की गई है, उसे एडमायर किया गया। तो यहां पर इसी कारण से इसे प्रशस्ति कहते हैं। ये प्रयागराज में मिला है। प्रयाग में मूल रूप से जहां से मिला था उस जगह का नाम था कौशाम्बी। अब ये कौशाम्बी में नहीं, बल्कि वहां से मुगल बादशाह अकबर ने इसे मंगाकर इस किले में रखवा दिया था, अपने द्वारा निर्मित किले के अंदर रखवा दिया। तब से इसी फोर्ट के कैंपस में ये पाषाण स्तंभ और ये अभिलेख वहीं पर रखा हुआ है। तो इसी कारण से इसे कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। तो पहली बात, इसे प्रयाग प्रशस्ति क्यों कहा गया, इसमें प्रयाग उस प्लेस को बताता है जहां पर यह प्रशस्ति या अभिलेख है, और प्रशस्ति शब्द इसलिए यूज किया गया क्योंकि इसमें एडमायर किया गया किसी को, यानी इसमें किसी की प्रशंसा की गई है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जो बातें मैंने बताई हैं उसमें जो टर्म्स आए हैं उसे आप यहां पर आगे लिख सकते हैं। जैसे एक टर्म मैंने यूज किया कौशाम्बी, कौशाम्बी। तो कौशाम्बी यहां पर एक जगह है जहां से ये अभिलेख मिला था, लेकिन अब ये कौशाम्बी ना होकर के बल्कि वहां से मुगल बादशाह अकबर ने मंगवाकर कहां रखा दिया, इलाहाबाद फोर्ट में। तो फोर्ट ऑफ इलाहाबाद के अंदर ये रखा हुआ है। फोर्ट ऑफ इलाहाबाद बिल्ट बाय अकबर के समय ये फोर्ट बना था और इसी किले के अंदर ये रखा हुआ है। तो ये बातें स्पष्ट हो गई। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां ध्यान दीजिएगा कि ये अभिलेख जिसकी प्रशंसा करता है, जिसके बारे में जानकारी देता है, वो है गुप्त शासक समुद्रगुप्त। गुप्त शासक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ठीक है। तो इनके बारे में जानकारी देता है। तो एक प्रश्न तो यह बन गया कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग इंस्क्रिप्शन है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, किसके बारे में जानकारी, तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में। ये मूल रूप से किस स्थान पर मिला था, ओरिजिनली किस प्लेस से फाउंड हुआ, तो आंसर होगा कौशाम्बी, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अंतर्गत आता है। वर्तमान में ये इंस्क्रिप्शन कहाँ रखा है, तो ये इलाहाबाद किले के परिसर में, इलाहाबाद फोर्ट के कॉम्प्लेक्स के अंदर, या उसके आप कह सकते हैं पेरीफेरी में रखा हुआ है। फिर इसके बाद अब अगला प्रश्न इस पर बनता है कि इस अभिलेख के जो रचयिता है, यानी इसमें जो मैटर है, जो इंस्क्राइब्ड किया गया, उस मैटर को किसने तैयार किया था, तो इसमें नाम आता है हरिशेन का। हरिशेन।
हरिसेन। अब हरिसेन नाम यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है इसको मैं स्पष्ट करता हूं, इस पर एक अलग से प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। तो हरिसेन के बारे में ध्यान रखिएगा। इनके बारे में एक टर्म याद रखिएगा कि ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। और दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये समुद्रगुप्त के संध विग्राहक मंत्री थे। संध विग्राहक, ठीक है, संध विग्राहक थे, जिसे कहते हैं युद्ध और शांति का मंत्री। युद्ध एवं शांति का मंत्री, शांति का मंत्री। तो गुप्त प्रशासन में जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, इसमें एक मंत्री होते थे संध विग्राहक। तो संध विग्राहक समुद्रगुप्त के संध विग्राहक थे, यानी मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस। तो तीन अहम बातें इनके बारे में अब आपको याद रहना चाहिए। पहला, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हु इज द कंपोजर ऑफ, ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति? तो आंसर इन्हें लगाएंगे, हरिसेन। दूसरा, अगर आता है कि ये कौन थे, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट थे, बहुत विद्वान व्यक्ति जिन्हें समुद्रगुप्त का संरक्षण मिला, आश्रय मिला। और फिर इसके साथ साथ ये उनके संध विग्राहक भी थे, यानी कि युद्ध और शांति के मंत्री भी थे। तो ये टर्म याद रहेगा। आगे बढ़ा जाए। फिर इसके साथ साथ प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में है? आप अपने नोट्स में एरो देकर नीचे आगे बढ़ेंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूं, लेकिन आप अपने नोट्स में एरो देते जाइए इस तरह से और नोट डाउन करते चले जाइए। तो भाषा या लैंग्वेज अगर पूछा जाता है कि ये किस लैंग्वेज में लिखा गया, तो मैंने थोड़ा बहुत आपको शायद पिछली क्लास में इस टॉपिक पर बताया भी था कि ये संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में है, यानी ये संस्कृत लैंग्वेज में है। ठीक। फिर इसके साथ साथ अगर लिपि पूछी जाती है इसकी, हालांकि मैं उम्मीद नहीं करता कि स्क्रिप्ट को लेकर प्रश्न आएगा, लेकिन अगर लिपि आती है तो ऑप्शन में डेफिनेटली रहेगा देवनागरी और ब्राह्मी। और आप कंफ्यूज होंगे क्या आंसर लगाएं। देवनागरी, जनरली संस्कृत को हम देवनागरी में लिखते हैं, लेकिन किसी भी भाषा को अदर स्क्रिप्ट में भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे में संस्कृत इसकी भाषा जरूर है, लेकिन ये देवनागरी स्क्रिप्ट में ना हो करके बल्कि ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ, ये ब्राह्मी में है, ब्राह्मी। और शायद आपको याद हो, ब्राह्मी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था, इसे मदर स्क्रिप्ट ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट कहा जाता है, भारतीय लिपियों की जननी माना जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी बच्चों परीक्षा के लिए बहुत अहम है। जैसा कि आपने कल जो टेस्ट दिया उसमें देखा भी कि कितनी छोटी छोटी बातें भी परीक्षा में प्रश्न के रूप में आ सकती हैं। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। अब ऐसे ही मैंने असाइनमेंट में आपको एक और दिया था टॉपिक, उम्मीद करता हूं वो भी याद होगा। दूसरा था एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख, एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल इंस्क्रिप्शन। अब ये जो एहोल अभिलेख है, इसके संदर्भ में भी कुछ बातें बहुत अहम है। जैसे ये कर्नाटक राज्य से मिला है, यानी किस प्लेस से मिला है, तो कर्नाटक से मिला है, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका स्टेट में
एक जगह है जिस जगह का नाम है एहोल, वहीं से ये अभिलेख प्राप्त किया गया है। दूसरी बात यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जिस शासक के बारे में जानकारी देता है उसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकेंड, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकेंड, इनके बारे में जानकारी देता है अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में भी जान लीजिए, ये वातापी के चालुक्य, वातापी या हो सकता है वातापी की जगह पर बादामी लिखा रहे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे वातापी हो चाहे बादामी एक ही है। वातापी के चालुक्य वंश के, वातापी के चालुक्य वंश के महान शासक हुए, चालुक्य वंश के महान शासक, चालुक्य वंश के महान शासक हुए। तो कर्नाटका के रीजन में, कर्नाटका और महाराष्ट्र के रीजन में एक किंगडम था जिसका नाम था वातापी। वातापी में चालुक्य डायनेस्टी का रूल था और चालुक्य डायनेस्टी के एक रूलर हुए जिनका नाम था पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन सेकेंड इस वंश में ग्रेटेस्ट रूलर के रूप में काउंट किए जाते हैं, महानतम शासक के रूप में देखे जाते हैं। और पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जानकारी उसके एहोल अभिलेख से मिलती है। तो यहां पर जो बातें मैंने बताई हैं इसे मैं आगे ट्रांसलेट भी कर रहा हूं। पुलकेशिन सेकेंड ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, of Chalukya dynasty of Vatapi, of Vatapi या बादामी, बादामी। इसके साथ साथ यहां पर अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस अभिलेख के रचनाकार कौन है, तो उनका नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ये इस अभिलेख के रचनाकार हैं, रवि कीर्ति। देखिए कुछ चीजें बच्चों जो मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, उसे आप अपने नोटबुक में आगे खुद से भी नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पस है कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके सामने नोटिंग में आ जाएं, जिससे आप रिवीजन करें तो एक बार सोचें कि रवि कीर्ति सर ने क्या बताया था, तो आपको याद आया कि एहोल इंस्क्रिप्शंस के ये राइटर हैं, एहोल इंस्क्रिप्शंस के ये ऑथर हैं। लेकिन आप प्रॉपर सेंटेंस बना सकते हैं अपनी नोटबुक में, क्योंकि मैं जब बोलकर यहां लिख रहा हूं तो आपको एक टाइम मिल जाता है प्रॉपर अपनी नोटिंग करने का, लेकिन प्रश्न के दृष्टिकोण से सब तथ्य बहुत अहम हो जाते हैं। तो रवि कीर्ति इसके रचनाकार थे। और रवि कीर्ति कौन थे, तो ये पुलकेशिन के दरबारी कवि थे, पुलकेशिन के दरबारी कवि, यानी कोर्ट पोएट, कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन सेकेंड, पुलकेशिन सेकेंड। अच्छा, आप में से कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर आप पुलकेशिन नाम में सेकेंड क्यों लगा रहे हैं, यहां सेकेंड क्या नाम है। तो दरअसल सेकेंड इनका कोई नाम नहीं है। इस डायनेस्टी में पुलकेशिन नाम के कई शख्सियत हुए, कई लोग हुए। जैसे इनसे पहले भी एक पुलकेशिन हुए जो इनसे पहले शासक के तौर पर रहे, तो उनको पुलकेशिन प्रथम और इनको द्वितीय कहकर एक फर्क किया जाता है, जिससे हम जान सके किस शख्सियत की बात हो रही, पहले वाले या बाद वाले। तो ऐसा राजवंशों में होता है। जैसे अभी रिसेंट का एग्जाम्पल आप देखिए, तो आपने ब्रिटेन की महारानी की जो अभी रिसेंट में डेथ हुई, उनके बारे में आपने देखा होगा कि वो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी। या फिर ऐसे ही उसमें जेम्स नाम के परिवार में कई सदस्य हुए। जैसे अभी चार्ल्स के बाद जेम्स अगर उत्तराधिकारी हैं तो जेम्स नाम के कई राजा हुए, तो वो जेम्स पंचम हो सकते हैं, जेम्स सिक्स्थ हो सकते हैं। एक ही नाम के जब यहाँ पर कई शख्सियत एक राजवंश में आ जाते हैं तो उनमें फर्क करने के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय की गणना की जाती है। और ये भारत के इतिहास में भी आपको बहुत साधारण दिखेगा। जैसे उदाहरण के लिए आप गुप्त वंश की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो सबसे महान राजा हुआ,
उससे पहले चंद्रगुप्त प्रथम भी रहे। भाई चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उसके बाद उसका बेटा समुद्रगुप्त, और फिर समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दादाजी का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि वो अपने ग्रैंडफादर के नेम से ही इंस्पायर्ड होकर शायद उनका नाम रख दिया गया, और इस कारण से दोनों में फर्क करते एक चंद्रगुप्त प्रथम हो गए, एक चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए। या मुगल इतिहास में उठाकर देखिए, अकबर हुए और अकबर के बाद अकबर प्रथम, अकबर द्वितीय भी हुए। तो ऐसी बातें यहां पर इतिहास में आती हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये सेकंड क्या है। क्लियर है? तो आपने जाना एहोल अभिलेख किस शासक के बारे में जानकारी देता है, किस रूलर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये कहां से मिला है, इसके ऑथर कौन है, और पुलकेशिन सेकंड किस डायनेस्टी का रूलर था, किस राजवंश का शासक था। इन सारे प्रश्नों का जवाब आपके पास है। तो कहने को तो एक फैक्ट है, लेकिन इस फैक्ट में कम से कम 5-6 तरीके से प्रश्न बन सकता है। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों कि एक छोटे से छोटे टॉपिक में भी सैकड़ों प्रश्न निकाले जा सकते हैं। जैसे जो टॉपिक अभी आप पढ़ रहे हैं, इस पर कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं, और इसलिए सारे तथ्य भी बहुत अहम है, और जहां समझने वाली बातें आती हैं वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आगे बढ़ूं तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लग रही है, उसको मैं कहूंगा कि आप जरूर याद रखिएगा। ये अभिलेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। अब आपके पेपर में प्रश्न डेफिनेटली आ सकता है कि हर्षवर्धन, जो उत्तर भारत का महान सम्राट माना जाता है, अंतिम हिंदू सम्राट की संज्ञा इसे दी जाती प्राचीन भारत के इतिहास में, इसे दक्षिण भारत के किस शासक ने पराजित किया, किस नदी के तट पर पराजित किया, और इसके बारे में सूचना हमें किस साधन से मिलती है, वो कौन सा अभिलेख है जो ये इस घटना के बारे में जानकारी देता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर यहां से आप दे सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। आगे बढ़ूं, इसी को मैं यहां ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। Harshvardhan was defeated by Pulkesin II on the bank of river नर्मदा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं यहां पर एक और अभिलेख को देखते हैं, जिस पर मैंने आप लोगों से कहा था काम करके आइएगा। उम्मीद करता हूं इस पर आप उत्तर दे पाएंगे। तो यहां पर अगला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। ये भी बहुत प्रसिद्ध है, यानी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। अब अगर मैं जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस की बात करूं तो इस अभिलेख के संदर्भ में कुछ तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गुजरात में एक जगह है, गुजरात, उस जगह का नाम है गिरनार प्रांत, गिरनार, वहीं पर है जूनागढ़। तो एक तो ये टर्म याद रखिएगा, गुजरात के गिरनार नामक जगह पर जूनागढ़ एक जगह है जहां पर ये मिला है। गिरनार बेसिकली वहां का आप कह सकते हैं एक पहाड़ी इलाका है, एक डेंस फॉरेस्ट एरिया है, जहां से ये जूनागढ़ नामक स्थान से अभिलेख प्राप्त किया गया। ठीक है, तो गुजरात के गिरनार से मिला है जूनागढ़ अभिलेख। दूसरी बात, इस अभिलेख के संदर्भ में दो नाम आपको याद रखने हैं। एक नाम है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है।
रुद्रदामन, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और दूसरा इसी नाम से एक अभिलेख और मिला है जो कि स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के समय का एक अभिलेख मिला है। तो दो शासकों के अभिलेख मिले हैं जूनागढ़ से, एक स्कंदगुप्त के, ये गुप्ता पीरियड के रूलर थे, और ये जो रुद्रदामन थे ये शक डायनेस्टी के रूलर थे। तो यहां पर याद रखिएगा कि रुद्रदामन किस राजवंश के शासक हुए, एक वंश जो आगे आप पढ़ने वाले हैं, शक वंश, इसके महानतम राजाओं में इनकी गणना की जाती है। ये शक डायनेस्टी के रूलर थे। और दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा कि जो स्कंदगुप्त हैं ये गुप्त वंश के शासक हैं, ये गुप्ता डायनेस्टी के रूलर हैं। तो दोनों दो अलग अलग समय के हैं, दोनों दो अलग अलग राजवंशों के हैं। शक डायनेस्टी के रूलर हुए रुद्रदामन, जिनका ये अभिलेख है, और स्कंदगुप्त जो गुप्त सम्राट हुए, इनका ये अभिलेख है। तो अब आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि सर मान लीजिए ऐसा प्रश्न आया कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है और दोनों ऑप्शन में आ गया तो हम क्या करेंगे। तो अगर दोनों ऑप्शन आता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा भी विकल्प दे सकते हैं कि इसका संबंध दोनों शासकों से है, तो आप आंसर वही लगाएंगे। लेकिन दोनों के दो अलग अलग अभिलेख इसी स्थान से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए दोनों का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। ये क्लियर है। लेकिन जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उसकी एक बहुत अहम बात है जिसको मैं कहूंगा कि आप अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये सब ऐसे पॉइंट हैं जिस पर प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हैं। तो संस्कृत में लिखा हुआ सबसे लंबा पहला अभिलेख, संस्कृत में लिखा हुआ सबसे लंबा पहला अभिलेख, पहला अभिलेख, ये कौन से अभिलेख की मैं बात कर रहा हूं, तो रुद्रदामन वाले जूनागढ़ अभिलेख की बात कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन के संदर्भ में है, इस पर यह जानकारी आपने लिखी कि संस्कृत में लिखा हुआ सबसे लंबा पहला अभिलेख है। फर्स्ट longest inscription inscribed in Sanskrit language, संस्कृत लैंग्वेज। अब यहां तक बातें स्पष्ट हो गई हैं, आगे बढ़ा जाए। तो मैं चाहूंगा कि इसमें एक और आप नाम जोड़ लें, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और शायद मैंने नाम आपको दिया भी था, वो था हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है। इसके बारे में भी वही बेसिक बातें आपको जाननी है कि जैसे ये कहां से मिला, तो ये उड़ीसा में हाथी गुम्फा एक नामक स्थान है, वहां से मिला, ये ओडिशा से मिला है। ठीक है। दूसरी चीज यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि ये एक राजा के बारे में जानकारी देता है, कलिंग के राजा, जो कलिंग के राजा हुए खारवेल, कलिंग के राजा खारवेल के बारे में जानकारी देता है। यानी खारवेल रूलर ऑफ कलिंगा, कलिंगा। तो ये सारे फैक्ट बच्चों याद रहेंगे। तो अभिलेखों पर बहुत दीर्घ में, बहुत लंबे में चर्चा हो गई और सारी चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण थी वो मैंने विस्तार से आपको बता दी। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अभिलेख को लेकर इसमें से कोई प्रश्न आ जाए
तो आप कम से कम गलत मत करिएगा, क्योंकि और भी जानकारी देने लगूं तो अभिलेख तो हजारों हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन हमें विशेषज्ञ नहीं बनना। पुरातत्वविद बनने के लिए आप क्लास नहीं ले रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बनाना मेरा पर्पस नहीं है, लेकिन बस मुझे ये करना है कि सेलेक्टिव अप्रोच में मैं उन अहम बातों की जानकारी आपसे शेयर कर दूं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास इस तरह से क्लास का एक शॉर्ट नोट्स डेवलप होता जाए कि कल को परीक्षा से पहले आप क्विक रिवीजन करना चाहें तो आसानी से इन बिंदुओं को आप देख सकें। क्लियर हो गया? अब आज मैं पुरातात्विक स्रोतों में अगले टॉपिक पर बढ़ रहा हूं, जिसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सिक्के की। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोतों में दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है सिक्के। सिक्के यानी क्वाइंस। अब स्वाभाविक है कि आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि सर, सिक्कों से हमें इतिहास जानने में मदद कैसे मिलेगी, सिक्के कैसे इतिहास बता सकते हैं? तो आज भी आप देखते हैं कि जो क्वाइंस होते हैं उनकी जो मिंटिंग होती है, ढलाई होती है, उस पर कुछ फिगर कभी आपको दिखाई देता है, कुछ लिखी हुई बातें दिखाई देती हैं। तो जो फिगर है, जो चित्र है, वो भी किसी न किसी सब्जेक्ट पर, किसी मैटर पर ही बनाए गए हैं। जैसे मान लीजिए किसी किसी सिक्के पर आप देखते हैं कि महात्मा गांधी का हो सकता है चित्र है, या फिर इसी तरीके से किसी सिक्के पर हो सकता है कि वो भारत के किसी प्राकृतिक क्षेत्र का चित्र हो, या किसी सिक्के पर ऐसा भी हो सकता है भारत का राज चिन्ह बना हो, यानी जो सारनाथ पिलर पर बैठे हुए शेर हैं उन शेरों की प्रतिकृति या उसका लायन का एक मॉडल वहां पर बना हो। तो इस तरीके की बातें यहां पर सिक्कों से हमें पता चल सकती हैं। और सिक्के यहां पर जारी करने वाले का नाम भी हो सकता है सो करें। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, जो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं, इतिहास की पुनर्रचना में मदद करते हैं। तो चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा जाए। जैसे सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य है न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है। अब आपके मन में आया होगा कि सर ये न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं सिक्कों के अध्ययन के विज्ञान को। सिक्कों के अध्ययन का विज्ञान यानी सिक्कों का अध्ययन, इसी को कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स, स्टडी ऑफ क्वाइंस। ठीक है। तो जैसे कि बच्चों आपने पढ़ा था कि हम अभिलेखों के अध्ययन के विज्ञान को एपिग्राफी कहते हैं, ऐसे ही सिक्कों के अध्ययन का भी एक पैटर्न है, एक विज्ञान है, जिसको हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। याद रहेगा। फिर आगे देखिए, यहां पर अगला इंपॉर्टेंट टर्म आता है आहत सिक्के। आहत सिक्के या पंच मार्क्ड क्वाइंस, पंच मार्क्ड सिक्के। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। तो ये क्या है? पंच मार्क्ड क्वाइंस। पंच मार्क्ड क्वाइंस। तो पंच मार्क्ड क्वाइंस या आहत सिक्के क्या है और इससे जुड़े क्या तथ्य बहुत अहम है, जरा उसको देखा जाए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि ये सिक्के ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के समय के हैं, अर्थात भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, प्राचीनतम सिक्के हैं। ठीक। तो these coins were of 6th century BC, 6th century BC. That means
The oldest coins of India. The oldest coins of India. इंडिया। देखिए, सबसे पहली बात कि इन्हें ओल्डेस्ट कॉइन्स क्यों कह रहा हूं मैं, इन्हें क्यों प्राचीनतम सिक्के कह रहा हूं, क्योंकि इससे पहले व्यापार में सिक्कों का प्रचलन नहीं था, मॉनेटरी सिस्टम नहीं था। ऐसा नहीं कि इससे पहले व्यापार नहीं था, व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि जिसमें हम कोई सामान खरीदते बेचते हैं, इसका प्रचलन तो मानव के सभ्य जीवन के साथ ही शुरू हो चुका था। यानी ये प्रैक्टिस में ट्रेड एंड कॉमर्स तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के आने के साथ ही शुरू हो गया। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है और ऐसे में आपस में लेन देन चलता रहता है। और इस क्रम में आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी, सिंधु घाटी सभ्यता में भी व्यापार बहुत एक विकसित अवस्था में था, या आगे चलकर वैदिक काल में भी व्यापार वाणिज्य हुआ। लेकिन ये ऐसा दौर था जब व्यापार बार्टर सिस्टम पर बेस्ड था। बार्टर सिस्टम, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स का एक्सचेंज करके व्यापार होता था। जैसे एक किसान ने किसी को अपना अनाज दे करके उससे कोई अपने जरूरत की सामान ली। मान लीजिए वो किसी लोहार के पास जाता है, किसी ब्लैक स्मिथ के पास जाता है और कहता है मुझे फसल काटने वाली हंसिया चाहिए, यानी उसे कटर चाहिए। तो ऐसे में, या फावड़ा चाहिए, कुदाल चाहिए, कुछ भी, तो वो उस लोहार से यानी ब्लैक स्मिथ से अगर ये चीज मांग रहा है तो ब्लैक स्मिथ किसान से कहेगा मुझे बदले में चावल या गेहूं दे दो। तो वस्तुओं की अदला बदली जब हो व्यापार में, यानी गुड्स का एक्सचेंज किया जाए, तो इसे बार्टर इकोनॉमी कहते हैं। तो भारत में बहुत लंबे समय तक बार्टर इकोनॉमी रही, यानी वस्तु विनिमय की अर्थव्यवस्था रही, और इसीलिए सिक्के प्रचलन में नहीं थे। लेकिन ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का समय ऐसा है जिसे आप आगे इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, इसे एज ऑफ महाजनपद भी कहा जाता है, महाजनपदों का काल कहा जाता है। जब भारत में दोबारा नगरीकरण का दौर शुरू होता, अर्बनाइजेशन, उसी दौर में आप देखेंगे व्यापार वाणिज्य में सिक्कों का प्रचलन भी शुरू होता है। तो क्वाइंस प्रैक्टिस में आ जाते हैं, व्यापार में लेन देन का माध्यम बन जाते हैं, यानी ये एक्सचेंज के मीडियम बन जाते हैं। तो यहां से सिक्कों की ढलाई शुरू हो जाती है। लेकिन इन सिक्कों के बारे में कुछ अहम तथ्य और भी जान लीजिए। जैसे इस पर आपसे यह प्रश्न बन सकता है कि इनका आकार कैसा होता था, यानी इनका शेप कैसा होता था। तो अगर आकार की बात करें तो कई आकार में बनाए जाते थे। जैसे उदाहरण के लिए ये गोलाकार भी होते थे, यानी राउंड शेप में भी होते थे। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये आयताकार भी होते थे, यानी ये रेक्टेंगल शेप में भी होते थे। इसी तरीके से ये वर्गाकार भी होते थे, यानी ये स्क्वायर शेप में भी होते थे। और इसके साथ साथ ये चतुर्भुजाकार भी होते थे, चतुर्भुजाकार। चतुर्भुजाकार भी होते थे, यानी क्वाड्रेंगुलर भी होते थे। क्वाड्रेंगुलर शेप में भी ये बनाए जाते थे। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि ये कौन कौन से शेप में होते थे, तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, जरा आप ये गौर करिए कि इन्हें पंचमार्क कॉइंस क्यों कहा गया, क्योंकि इन पर कोई लेख उत्कीर्ण नहीं है, बल्कि ठप्पा मारकर चित्र बनाया गया है। These were not inscribed, instead
contain symbols punched on it। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इन पर कुछ लिखा नहीं है, ये लेख युक्त सिक्के नहीं है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है कि जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, ओल्डेस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया, ये लेख युक्त है या नहीं है, यानी ये इंस्क्राइब्ड है या नहीं है। तो ये इंस्क्राइब्ड नहीं, इस पर कुछ लिखा नहीं मिलता है, बल्कि इन पर चित्र मिलते हैं, इस पर कुछ फिगर मिलते हैं, सिंबल मिलते हैं। ये सिंबल आया कैसे? तो इन पर पंच मारा जाता था, यानी ठप्पा मारा जाता था। तो ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही इसको कहा गया आहत सिक्के। कहते नहीं, किसी को अगर मान लीजिए आप मारते हैं तो कहते हैं आहत हो गए, यानी कि ठप्पा यानी चोट लग गई। तो ऐसा ही टर्म यहां पर डेवलप किया गया। आहत का मतलब इस पर चोट की गई, इस पर पंच मारा गया और वो सिंबल इस पर बन गया। तो ये ज्यादातर मेटल के बने होते थे और इस पर ठप्पा लगाकर वो चित्र उकेर दिया जाता था। तो इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा गया या इन्हें पंचमार्क कॉइन्स कहा गया। ये क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि ये सिक्के ज्यादातर किस धातु के बने होते थे, यानी मेटल भी पूछ सकते हैं, मेटल। तो ध्यान रखिएगा, ये ज्यादातर जिस धातु के बने थे वो था सिल्वर, यानी चांदी, सिल्वर। यद्यपि कुछ ऐसे भी सिक्के मिले जिसमें तांबे का भी प्रयोग हुआ, तांबे का भी वो है, यानी वो कॉपर का भी है। लेकिन ध्यान ये रखना है बच्चों आपको कि अगर पूछते अधिकांशतः किस धातु के बनाए जाते थे, तो मोस्टली ये सिल्वर के होते थे। इसलिए आप चांदी के आहत सिक्कों की बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर एक तथ्य इसमें और मैं जोड़ दे रहा हूं कि ये ज्यादातर व्यापारिक श्रेणियों यानी व्यापारियों का संघ जारी करता था इन सिक्कों को, जिसे गिल्ड या श्रेणी कहा जाता था। गिल्ड या श्रेणी, इनके द्वारा ये सिक्के चलाए गए, क्योंकि ये जो गिल्ड था ये एक एसोसिएशन था, ट्रेडर्स एसोसिएशन। तो यहां पर ट्रेडर्स एसोसिएशन हुआ करते थे, ट्रेडर्स एसोसिएशन, जिसे गिल्ड कहा जाता था या इसे गिल्डर्स कहते थे। जिसे गिल्ड कहा जाता था। तो गिल्ड के द्वारा ये बेसिकली सिक्के प्रैक्टिस में लाए गए और इस तरह से सिक्कों का इतिहास प्रारंभ होता है। फिर अब बात करते हैं लेख युक्त सिक्कों की। लेख युक्त सिक्के यानी इंस्क्राइब्ड कॉइन्स की बात करते हैं। ठीक है, इंस्क्राइब्ड कॉइन्स की बात करते हैं। तो जब हम इंस्क्राइब्ड कॉइन्स की बात करेंगे, लेख युक्त सिक्कों की बात करेंगे, यानी अब सिक्कों पर लिखने का ट्रेडिशन है, प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। तो प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग को यानी लिखने की परंपरा को हम कहेंगे लेख युक्त सिक्के। तो इसकी शुरुआत हमें मिलती है कहां से? तो इसमें एक राजवंश का नाम जुड़ जाएगा जिन्हें कहा गया है हिंद यवन। हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक बच्चों, हो सकता है ये टर्म आपको नया लगे, लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आगे ये डायनेस्टी आएगी। आप देखेंगे कि मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद एक नई डायनेस्टी का नाम भारत के इतिहास से जुड़ता है, जो फॉरेन डायनेस्टी थी, और इनको इंडो ग्रीक कहा गया। शायद आपको पता भी हो, इसी डायनेस्टी में एक बहुत महान राजा भी हुए थे जिनका नाम था मिनांडर। तो ये सब मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। अभी चिंता मत करिएगा कि सर ये कौन है, कहां से आ गए, इनका समय क्या है। ये सब आगे डायनेस्टिक हिस्ट्री जब आएगी, यानी राजवंशों का इतिहास पढ़ रहे होंगे हम लोग, तब चर्चा होगी। लेकिन कम से कम इतना याद रख सकते हैं कि इंडो ग्रीक डायनेस्टी के राजाओं ने ही सबसे पहले इंस्क्राइब्ड कॉइन्स का प्रैक्टिस स्टार्ट किया, यानी लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन किया। और एक नाम भी मैंने यहां जोड़ दिया जिससे आपको राजा का नाम याद रहे, क्योंकि ये सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ इंडो ग्रीक रूलर्स में, इसका नाम था मिनांडर। तो मिनांडर
इंडो ग्रीक रूलर था और इसके समय लेखयुक्त सिक्के प्रमाण में मिलते हैं। ये क्लियर हुआ। अब इसमें कभी हो सकता है राजा का चित्र है, उसके नीचे उसका नाम हो या कुछ अन्य बातें लिखी गई हो, तो ये सारी चीजें सिक्कों पर परंपरा के रूप में विकसित हो गई। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि ये जो सिक्के थे बेसिकली ये स्वर्ण के भी बनाए जाने लगे थे, यानी अब गोल्ड के भी सिक्के शुरू हो गए थे बनने। तो हिंद यवन राजाओं ने स्वर्ण सिक्के भी जारी करने शुरू कर दिए थे, गोल्ड कॉइन्स भी जारी करने शुरू कर दिए थे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि भारत में लिखित स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन, लिखित स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन, सिक्कों का प्रचलन कुषाण वंश के राजाओं ने किया। तो आप कुषाण आंसर लगाते हैं, यानी प्रैक्टिस ऑफ inscribed gold coins, inscribed gold coins ये किसने स्टार्ट किया? तो कुषाण रूलर्स ने इसे स्टार्ट किया। दूसरी बात, कुषाणों ने जो गोल्ड कॉइन्स चलाए ये रोमन गोल्ड के बने होते थे। रोमन गोल्ड का इसमें प्रयोग किया गया था, यानी रोमन स्वर्ण सिक्कों की नकल पर बनाया गया था। तो इसमें रोमन स्वर्ण सिक्कों की नकल की गई, रोमन स्वर्ण का प्रयोग किया गया, यानी ये मैक्सिमम प्योरिटी वाले होते थे, मैक्सिमम प्योरिटी, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के होते थे, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के होते थे। आप जानते हैं कि गोल्ड के जब ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं, यानी स्वर्ण आभूषण, तो उसमें अदर मेटल मिक्स किया जाता है, उसमें एलॉय मिलाया जाता है। तो इसका मतलब कि हम प्योर गोल्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। सोने को अगर कठोर बनाना है, सोना बहुत ही आप कह सकते हैं लचीला हो जाता है जब उसे ताप पर रखा जाता है, तो इसके लिए उसमें मेटल मिलाते हैं और मिलाते हैं। तो यहां पर यह कहने का उद्देश्य यह है कि अगर परीक्षा में प्रश्न आया भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन किस वंश के राजाओं ने किया था, किस डायनेस्टी के रूलर्स ने, तो आंसर लगाइएगा कुषाण रूलर्स ने, कुषाण राजाओं ने। और उस समय शुद्धता का प्रतीक होता था ग्रेन, ये 124 ग्रेन के बने होते थे। जैसे आज कैरेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं 28 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, ऐसे उस समय ग्रेन में इनकी शुद्धता मापी जाती थी। तो ये 124 ग्रेन के गोल्ड कॉइन्स होते थे, कुषाणों ने जारी किए थे, रोमन सिक्कों की नकल पर बनाए गए थे और ये लेख युक्त भी होते थे। तो भारत में लिखित स्वर्ण सिक्कों के प्रचलन का श्रेय कुषाणों को दिया जाता है। अब इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त वंश के राजाओं ने जारी किए, यानी गुप्त शासक, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स ने जारी किए। मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स अगर एग्जाम में आता है, मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स, तो आंसर क्या लगाएंगे? गुप्ता रूलर्स, गुप्ता रूलर्स। ठीक है, देखिए मैक्सिमम प्योरिटी की बात करें तो कुषाण्स, और मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स की बात करें तो गुप्ता। यानी ये बहुत शुद्ध तो नहीं थे, इसमें एलॉय ज्यादा मिला था, अदर मेटल मिला था, लेकिन फिर भी सर्वाधिक मात्रा इसी की थी। यानी गोल्ड के कॉइन्स की काउंटिंग अगर देखी जाए, संख्या, तो संख्या में ये ज्यादा थे, यानी गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के चलाए, लेकिन कुषाणों के स्वर्ण सिक्के ज्यादा शुद्ध हुआ करते थे। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इन स्वर्ण सिक्कों को जो गुप्त राजाओं के समय चलाया गया, इनको दिनार कहा जाता था।
दीनार। इनको दीनार कहा जाता था, जो गुप्त राजाओं द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्के थे या गोल्ड क्वाइंस थे। फिर इसी तरीके से आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि भारत में सिक्कों का भी अपना पूरा एक इतिहास है और उससे हमें कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसमें गुप्त काल के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में है और उस इंस्ट्रूमेंट को वीणा कहा गया है और उसे वीणा प्ले करते हुए सिक्कों पर बनाया गया है। तो ये किस बात को प्रदर्शित करता है, यह किस बात को रिजेंबल करता है कि समुद्रगुप्त तो एक ऐसा गुप्त सम्राट हुआ जिसे संगीत के प्रति लगाव था, म्यूजिक के प्रति उसका अपना एक अट्रैक्शन था, एक लव था, और यह बताता है उसका सिक्का। तो सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। तो यह भी एक पेपर का प्रश्न हो सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन से राजा का क्वाइंस मिला है जिसमें वहां उसे वीणा प्ले करते हुए दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त। वीणा प्लेइंग क्वाइंस। देखिए, शॉर्ट नोट्स डेवलप करने की ट्रिक यही होती है बच्चों कि आप यहां पर पूरे फैक्ट को नोट डाउन करने के बजाय शॉर्ट नोट्स डेवलप करते जाएं। क्विक रिवीजन करने में इससे बहुत हेल्प होती, केवल इतना देखकर ही आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ, वो गुप्त राजा था समुद्रगुप्त जिसके सिक्कों पर उसे वीणा प्ले करते हुए दिखाया गया। क्लियर हो गया? तो क्वाइंस के रेस्पेक्ट में और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे हम मेडिवल हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सिक्के थे जो इल्तुतमिश ने चलाए थे, टंका और जीतल। या भारत पर जब अरबों का आक्रमण होता है तो दिरहम नाम का सिक्का भारत में आता है। शेर शाह सूरी ने रुपया नाम का चांदी का सिक्का चलाया। ये सब हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ते समय एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में कम से कम इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब आते हैं आगे के टॉपिक पर, यानी अगला पॉइंट लेते हैं, वो है मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स यानी स्मारक। देखिए, जब हम प्राचीन भारत के संदर्भ में स्मारकों की बात करते हैं तो इसमें कई तरह की कलाकृतियां जुड़ जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो एक कलाकृति है स्कल्पचर यानी मूर्तियां। ठीक, या इसी तरीके से आप दे सकते हैं पिलर्स यानी स्तंभ। फिर इसी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके अलावा कुछ और कलाकृतियां मिली हैं। उदाहरण के लिए जैसे टेम्पल्स यानी मंदिर। फिर इसी तरीके से देखा जा सकता है जैसे स्तूपास यानी कि स्तूप, या फिर इसी तरीके से देखा जा सकता है चैत्य, और इसी तरीके से देखा जा सकता है मॉनेस्ट्री यानी विहार। ठीक है, तो स्कल्पचर्स, पिलर्स, टेम्पल्स, स्तूपास, चैत्य, मॉनेस्ट्री, मूर्तियां, स्तंभ, मंदिर, स्तूप, चैत्य, विहार, ये सारी कलाकृतियां आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट, और इसी को हम मोन्यूमेंट्स में शामिल कर सकते हैं। स्मारक के तौर पर इस तरह से चीजें बनाई जाती थीं। जैसे मान लीजिए हम स्तंभ की बात करें, स्टोन पिलर्स की बात करें, तो सारनाथ का जो आप देखते हैं स्तंभ है, लायन पिलर जो बना है, यानी एक पिलर के ऊपर 4 शेर बैठे हैं, सम्राट अशोक के समय बनाया गया।
जो कितना अनोखा पिलर है और उसी के 4 शेरों को भारत के राज्य चिन्ह का एक प्रतीक माना गया है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें इसमें शामिल हैं जो हम लोग सीखने वाले हैं, लेकिन आज के सेशन का टाइम यहीं पर समाप्त होता है। तो आज आपने कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में जाना, आज आपने क्वाइंस के बारे में जाना, और मोन्यूमेंट्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के बच्चों, इस वे में अगर आप नोट्स डेवलप करते हुए इस तरह से सेलेक्टिव तरीके से भी पढ़ते हैं तो मैं दावे से कहता हूं आप जीएस में सबसे कंफर्टेबल होंगे, सबसे बेहतर स्थिति में हो। अब आज के सेशन को समाप्त करने से पहले एक टास्क फिर दे रहा हूं, आप सब करके मिलिएगा। आज जो मैंने इंस्क्रिप्शंस आपको पढ़ाए इसमें एक पॉइंट आपको और मैंने कहा था आप करके आइएगा, चंद्र नाम के एक राजा का उल्लेख किस अभिलेख पर मिलता है। यह आपके लिए एक प्रश्न है कि चंद्र नाम के एक राजा का अभिलेख कि चंद्र नाम के एक राजा का उल्लेख किस अभिलेख पर मिलता है, किस इंस्क्रिप्शन पर मिलता है। अगर ये प्रश्न आपके पेपर में आ गया तो आप क्या आंसर लगाएंगे ये कमेंट बॉक्स में क्लास ओवर होने तक आप जो है जरूर लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, मैं चेक करूंगा कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में इस पर हिंट किया था और देखता हूं कितने लोगों को याद है कि चंद्र नाम के राजा का उल्लेख किस अभिलेख पर मिलता है। यह आपके लिए एक प्रश्न है और बाकी हम लोग वीकली टेस्ट तो करते ही रहेंगे। तो आज के सेशन को ही समाप्त करता हूं। आप सबको मेरी तरफ से शुभ रात्रि, वेरी वेरी गुड नाइट। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, खूब पढ़े लिखें और अपना नाम रोशन करें, अपने गुरुजनों का मान सम्मान रखें, परिवार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।